हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हाईवे इंजीनियरिंग के एक और लेक्चर में। लास्ट क्लास में हम लोग सुपर एलिवेशन कंप्लीट कर चुके थे। सुपर एलिवेशन के हम लोग न्यूमेरिकल्स भी कर चुके थे। अब जो हमारा यूनिट 3 में जो टॉपिक बचा है वो हमारा बेसिकली कर्व्स के ऊपर है। कर्व्स में क्या क्या होगा, एक तो हॉरिजॉन्टल कर्व और उसके सारे हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे, फिर हम लोग ट्रांजिशन कर्व पढ़ेंगे और हम लोग वर्टिकल कर्व पढ़ेंगे। तो प्लान ये रहेगा कि हम लोग 3 क्लासेस में इस पूरे कर्व को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। पहले क्लास में हम लोग हॉरिजॉन्टल कर्व के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में आज हम लोग जैसे हॉरिजॉन्टल कर्व पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रांजिशन कर्व के बारे में पढ़ेंगे और परसों वाली क्लास में जो हमारा 3rd क्लास होगा उसमें हम लोग वर्टिकल कर्व पढ़ेंगे। तो अब कर्व क्या होता है, लास्ट सेमेस्टर में हम लोग सर्वे के अंदर हम लोग कर्व्स पढ़ चुके हैं। तो उसमें हम लोग हॉरिजॉन्टल कर्व और उसमें से सर्कुलर कर्व को पार्टिकुलरली हम लोग डिस्कस किए थे कि किस तरह से कर्व को हम लोग रेडियस निकालते हैं, किस तरह से हम लोग उस कर्व को प्लॉट करते हैं, वो पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो आपको आई बटन में आपको कर्व से रिलेटेड एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा, जिससे आप लोग बाद में कर्व्स को डिटेल में अगर जानना चाहें कि किस तरह से फॉर्मूला डिराइव होता है और प्लॉटिंग होता है, जो कि सर्वेइंग का पार्ट था जितना, वो आपको इस लिंक में मिल जाएगा। अब आज हम लोग कर्व में क्या डिस्कस करेंगे, तो सर्वेइंग में क्या था वो बता देते हैं कि सर्वेइंग में हम लोग ये करते थे कि हम लोगों को रेडियस पता होता था, डिफ्लेक्शन एंगल या तो हम लोग निकालते थे या हम लोगों को पता होता था, और हम लोग ये देखते थे कि हम लोग रोड पे अपने कर्व को किस तरह से प्लॉट कर पाएंगे। ये हमारा बेसिक पर्पस होता था सर्वेइंग का, इसलिए वो सर्वेइंग में सिर्फ उतना पार्ट था। अब उस सर्वेइंग में जो आप रेडियस, जिस कर्व का आप यूज करते हैं, वो रेडियस किस तरह से ऑब्टेन होता है, अब वो काम है आपका हाईवे इंजीनियरिंग में। इसमें आप पता करेंगे कि आपको कितना रेडियस ऑफ कर्व आपको प्रोवाइड करना होगा किस जगह पे, जैसे अभी हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, इसमें आपको कितना डिजाइन स्पीड आपको प्रोवाइड करना है अगर आपको रेडियस चेंज नहीं करना है कर्व का तो। लेकिन अगर आपको डिजाइन स्पीड फिक्स कर दिया जाए 100 होगा और आपको बाकी सारे कंडीशंस फिक्स रहें, तो आपको कितना रेडियस वहाँ पे रिक्वायर्ड होगा उस कर्व को प्रोवाइड करने के लिए, वो हम लोग निकालते हैं हाईवे इंजीनियरिंग में। फिर इस रेडियस को हम लोग यूज करते हैं सर्वेइंग में और हम लोग आगे के स्टेप्स को करते हैं उसमें। तो अब कर्व जो होता है, जब भी किसी आप स्ट्रेट रोड पे जा रहे होते हैं, अगर आपका एक स्ट्रेट रोड है, अगर आपको एक यू टर्न लेना, जैसे अगर आप हिल्स पे जा रहे हैं, अगर आप हिल्स पे जा रहे हैं, आपको ये आपका डाउन वाला पोर्शन है और फिर इस तरह से आप हिल पे ऊपर की तरफ एलिवेशन लेते जाते हैं। तो जब आपकी व्हीकल यहाँ से मूव कर रही होती है तो उसको वो एलिवेशन लेना हो, या फिर उसको अगर स्ट्रेट रोड में अगर आपको उसको अपना डायरेक्शन चेंज करना हो, तो आप इस तरह से तो नहीं प्रोवाइड कर सकते ना, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका व्हीकल जो है ये यहाँ से टर्न नहीं ले पाएगा, टर्न लेने में आपको इनकन्वीनियंस होगा। सेम अगर आप एक स्ट्रेट रोड पे चल रहे हैं इस तरह से, अगर आपको यहाँ एक दूसरे रोड में जाना है जो इधर आ रहा है, तो आप उसको बिल्कुल इस तरह से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर व्हीकल कुछ स्पीड पे चल रही है, अगर 60 की स्पीड पे या 80 की स्पीड पे चल रही है, तो वो एक शार्प टर्न नहीं ले पाती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम लोग एक रोड यहाँ और एक रोड यहाँ हमें अगर इस तरह से बनाना है और उसको कनेक्ट करना है, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, कर्व प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो हो जाता है जब हम लोग स्ट्रेट रोड में प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाता है, तो ये हो जाता है आपको हॉरिजॉन्टल कर्व, ठीक है, जो आपको प्लेन लैंड्स में होता है। फिर आता है आपको वर्टिकल कर्व, जैसे आप हिल्स पे जा रहे होते हैं, ये आपका हिल इस तरह से अगर है, तो इसमें आप जब एक रोड आप क्लाइंब कर रहे होते हैं अप ग्रेडियंट और एक रोड आप आ रहे होते हैं डाउन ग्रेडियंट, तो आप दोनों को इस तरह से एजेस को ला करके स्ट्रेट नहीं मिला देते हैं, क्योंकि वो व्हीकल फिर आपको नेक्स्ट उस पार नहीं जा पाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो टॉप का पोर्शन होता है इसको कुछ दूर रिमूव करते हैं, यहाँ तक हम लोग स्ट्रेट रोड रखते हैं, यहाँ तक हम लोग इधर का स्ट्रेट रोड रखते हैं और इसको हम लोग एक टॉप कर्व से मिला देते हैं, जो हमारा कहलाता है समिट कर्व। इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल कर्व। इसी में 2 टाइप होता है, ठीक है, ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल कर्व, इसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं। तो आपको हॉरिजॉन्टल कर्व डिस्कस हो चुका है आपको सर्वेइंग वाले लेक्चर में कि कितने टाइप के कर्व्स होते हैं, किस तरह से वो बनते हैं, क्या होता है, रेडियस अलग अलग होता है तो उसका क्या नाम होता है, वो सारी चीजें हम लोग हॉरिजॉन्टल कर्व में पढ़ चुके हैं। वर्टिकल कर्व का हम लोग सिर्फ डेफिनेशन पढ़े थे लास्ट क्लास, जो हमारा लास्ट सेमेस्टर था उसमें। अब इस बार जो हम लोग वर्टिकल कर्व पढ़ेंगे तो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप के वर्टिकल कर्व्स होते हैं, उसके क्या फॉर्मूलाज होते हैं, किस तरह से हम लोग वो सारी चीज़ें निकालते हैं, वो आएगा हमारा वर्टिकल कर्व में। तो अब हम लोग एक एक करके ये समझ लेते हैं कि आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं तो हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, और ये जो कर्व्स होते हैं ये कर्व्स आपको कितने टाइप के होते हैं। तो कर्व्स आपको बेसिकली 3 टाइप्स में ब्रॉडली हम लोग डिवाइड करते हैं, पहला हॉरिजॉन्टल कर्व, दूसरा ट्रांजिशन कर्व एंड तीसरा वर्टिकल कर्व। अब हॉरिजॉन्टल कर्व क्या होता है ये हम लोग डिस्कस कर लिए कि जब भी हम किसी स्ट्रेट रोड पे जा रहे होंगे और सिर्फ हमें डायरेक्शन चेंज करना होगा, एलिवेशन चेंज नहीं करना होगा, तो उस केस में जो हम कर्व प्रोवाइड करेंगे वो आपका हॉरिजॉन्टल कर्व होगा। लेकिन जब भी आप किसी हिल्स पे जा रहे होंगे या आप किसी इस तरह से रीजन में जा रहे हैं जहाँ पे आपको प्लेन टेरेन ही है, बट आपको वहाँ पे
दो मतलब अप ग्रेडियंट भी है, डाउन ग्रेडियंट भी है, तो उस केस में आपको दोनों को जो कनेक्ट करना होता है स्मूथ कर्व से, वो आपका हो जाता है वर्टिकल कर्व। अब ट्रांजिशन कर्व क्या होता है? तो ट्रांजिशन कर्व होता है कि जब भी आप एक हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल आपका ये एक रोड है और ये एक रोड आ रहा है, अब इसको आप जो कर्व प्रोवाइड करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल कर्व में आपको कितने टाइप्स होते हैं? एक होता है आपको सर्कुलर कर्व, दूसरा होता है कंपाउंड कर्व, फिर एक होता है रिवर्स कर्व, फिर स्पाइरल और लेमनिस्केट। ये सारे आपको हॉरिजॉन्टल कर्व के टाइप्स होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग हाईवेज में, जब हम लोग रोडवेज में की बात कर रहे होते हैं, तो हम लोग ब्रॉडली सर्कुलर कर्व को ही डील करते हैं। ये हम लोग सर्वेइंग में डिस्कस किए थे। अब सर्कुलर कर्व जो हम बनाते हैं, तो ये अगर आपका ये स्ट्रेट रोड है, यहाँ से सर्कुलर कर्व स्टार्ट होना है और यहाँ पे आके वो एंड होना है, तो इसमें अगर आप एक सर्कुलर कर्व प्रोवाइड करते हैं जिसका आपको जो रेडियस होगा वो किसी भी पॉइंट पे सेम होगा, सेम सर्कुलर कर्व कहते ही हैं जिसमें रेडियस किसी भी पॉइंट पे सेम आए, और जब वो अगर सेम नहीं आता है, दो डिफरेंट अगर रेडियस आते हैं या तीन डिफरेंट रेडियस आते हैं, तो वो हो जाता है कंपाउंड कर्व। फिर रिवर्स कर्व होता है जब आपका एक डायरेक्शन का कर्व इस तरह का है, दूसरे डायरेक्शन का कर्व इस तरह का है, तो वो आपको कहलाता है रिवर्स कर्व। तो अब जब आप सर्कुलर कर्व को यूज करते हैं, तो हम लोग इन सारे का डिस्कशन तो अभी नहीं करेंगे। तो सर्कुलर कर्व जो आप प्रोवाइड करते हैं, तो अगर आप 100 का आपका डिजाइन स्पीड है, अब इस पे आप सडनली अगर यहाँ से आकर के व्हीकल को सर्कुलर पाथ पे ले जाएंगे, तो वो आपको क्या होगा कि उसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि आपको इस कर्व का डिजाइन स्पीड आपको फॉर एग्जांपल अगर 60 का था और आप 80 पे चल रहे थे, तो आप सडनली अगर 80 से 60 पे आप नहीं आ पाएंगे। आप ग्रेजुअली व्हीकल को, जब आप यहाँ आएंगे और आपका कर्व स्टार्ट होगा, तो आप व्हीकल को स्लो करेंगे, तो वो पहले 75 आएगा, फिर 70 आएगा, फिर 65 आएगा, तब आके आपको 60 पहुंचेगा। तो इस पे आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो नेगोशिएट होता है। तो ये जो सडनली अगर आपका ये यहाँ, क्योंकि सर्कुलर है मतलब यहाँ अगर 60 है, तो यहाँ भी आपका 60 रिक्वायर्ड है। अगर आपका एंड वाला जो पॉइंट है, यहाँ भी आपका 60 रिक्वायर्ड है, मतलब इस 60 के बियॉन्ड इस पूरे कर्व में आप कहीं नहीं जा सकते हैं। तो ये होता था बहुत ही डिफिकल्ट इसको मेंटेन करना, क्योंकि प्रैक्टिकल केस में आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप 100 के स्पीड पे चला रहे हैं और आपको उस कर्व पे अगर आपको 60 में आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस हो सकता है, तो आपको ये पता नहीं चलेगा रोड पे, तो आप सडनली आप 100 से 60 नहीं आ सकते हैं। तो उसके लिए एक ऑप्शन क्या किया गया कि सर्कुलर कर्व तो एज इट इज रहेगा प्रोवाइडेड, लेकिन सर्कुलर कर्व को अप्रोच करने में हम लोग चेंज कर दिया अपने स्टेप को। जैसे अभी हमारा रोड यहां से आ रहा था, जो हमारा पहले का रोड था, जब हम लोग रब किया, इसमें हम लोग क्या कर देते हैं कि हम लोग रोड को कुछ यहां से ले आते हैं। अब यहां से रोड आपका स्ट्रेट रहता है और यहां से रोड आपका स्ट्रेट रखते हैं। मतलब रोड हमारा यहां से कहीं से पीछे से आ रहा था, इसी पाथ को ही अगर हम लोग फॉलो कर ले कि ये हमारा रोड आ रहा था स्ट्रेट, तो हम लोगों ने क्या किया कि पहले हम लोग यहां से कर्व प्रोवाइड कर रहे थे। अब हम लोग यहां से प्रोवाइड नहीं करके हम लोग यहां तक ही अपना स्ट्रेट पॉइंट रखेंगे A, और यहाँ हमारा स्ट्रेट पॉइंट होगा B। जो लास्ट क्लास में, अगर आप लोग लास्ट सेमेस्टर में जो कर्व वाला वीडियो अगर आप देखेंगे, तो उसमें आपको समझ आ जाएगा कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। ये आता है आपका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ये कर्व में डिस्कस हो चुका है। तो क्योंकि अभी बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे तो वो आपका हाईवे इंजीनियरिंग से निकल के सर्वेइंग में चला जाएगा, इसलिए उसको बहुत ब्रॉडली डिस्कस नहीं कर सकते हैं। आपको अगर कर्व पे और डिटेल में कुछ जानना हो, तो आप फिर अपने हॉरिजॉन्टल कर्व का जो हमारा लेक्चर था सर्वेइंग के प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, आप उसमें जाके ये सारी चीजों को समझ सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग आपको ये डिस्कस करते हैं कि ये हमारा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी था। हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को यहाँ ले आ रहे हैं। इसको हम लोग नाम देते हैं A नहीं देते, इसको हम लोग देते हैं T1, ठीक है, और इसको हम लोग नाम देते हैं T2। अब जब हम लोग पॉइंट ऑफ टेंजेंसी यहाँ ले आए हैं, तो हम लोग यहाँ से, आपका कर्व तो स्टार्ट यहाँ हो रहा था, तो अब ये अगर हमारा स्ट्रेट लाइन चलता है, इसको और करेक्ट बनाए, अगर ये इस तरह से बनाते हैं, ये T1 है, ये A T1, ये B T2 है। अब ये अगर हम लोग स्ट्रेट जाएं, तो ये कुछ यहाँ चला जाएगा। तो अब हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को इस T पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के लिए एक कर्व प्रोवाइड करना है जो आपको वेरिंग रेडियस का होगा। अब वेरिंग रेडियस का मतलब क्या है कि ये आपको ये अगर आप, इसमें क्या था कि आप किसी भी पॉइंट से अगर आप सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वो आपको रेडियस ऑफ द कर्व होगा।
इस केस में ऐसा नहीं होगा, ये आपको वेरी करेगा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसका कुछ रेडियस है, इस पॉइंट का कुछ रेडियस होगा, इस पॉइंट का कुछ रेडियस होगा। तो इस तरह से हम लोग एक ग्रेजुअली, मतलब ये यहाँ से पहले थोड़ा दूर तक स्ट्रेट की जैसा फील होगा, फिर वो धीरे 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 एक सर्कुलर पाथ फॉलो करते करते यहाँ तक आएगा, और उसके बाद तो वो कंप्लीटली सर्कुलर हो जाएगा। फिर जब सर्कुलर यहाँ आप एंड कर लेंगे, इसके बाद वो धीरे धीरे करके आपको एक सर्कुलर पाथ फॉलो करता हुआ फिर एक स्ट्रेट लाइन में जाकर के कनेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला आपका हो जाएगा T2 और B। तो मतलब है कि आपका स्ट्रेट रोड यहाँ से लेके यहाँ तक ही था। पहले आप यहाँ से लेके यहाँ तक प्रोवाइड करते थे, तो वो आप करते थे सर्कुलर कर्व में, जो आपको हॉरिजॉन्टल कर्व का पार्ट होता है। इसमें आप क्या करेंगे कि यहाँ के बदले थोड़ा सा रोड को और पीछे ही स्ट्रेट रहना देंगे, और वहां से आप एक थोड़ा सा एक ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो कर्व आप प्रोवाइड करते हैं, ये T1 से लेकर के अगर आप इसको A या फिर आप इसको P पॉइंट दीजिए, और यहाँ अगर T2 से लेकर के आप इसको Q पॉइंट दीजिए, तो ये जो PT1 और ये जो QT2 जो आप प्रोवाइड किए हैं, ये दोनों आपका कहलाता है ट्रांजिशन कर्व। तो ट्रांजिशन कर्व अपने आप में कोई कर्व नहीं है, बट जब भी किसी हाईवेज में हम लोग जब सर्कुलर पाथ पे जाते हैं, तो सर्कुलर पाथ पे जाने से पहले और स्ट्रेट पाथ को खत्म करने के बाद जो बीच में जो थोड़ा सा एक कर्व टाइप का जो पाथ प्रोवाइड किया जाता है, जो आपको सर्कुलर फील होगा बट वो सर्कुलर रहता नहीं है, तो ये आपको कहलाता है ट्रांजिशन कर्व। ये आपको रेलवेज में नहीं होता है, क्योंकि रेलवेज में क्या होता है कि आपको गेज जो है वो आपको फिक्स्ड होते हैं। ये आपका ट्रैक का डिस्टेंस है, अगर आप ब्रॉड गेज कर रहे हैं तो अब आप ब्रॉड गेज में आपका ये डिस्टेंस फिक्स है। अब आपको अगर वो एक पाथ फॉलो करना है, तो वो बिल्कुल ये जो डिस्टेंस है ये तो फिक्स्ड रहेगा, चाहे आपका कुछ भी कर्व हो जाए, आपका ये वाला डिस्टेंस हमेशा फिक्स्ड रहेगा, तो वो उसी पे ही चलता रहेगा। लेकिन हाईवे के केस में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आप कभी इस लेन में मूव कर रहे होते हैं, कभी आप नेक्स्ट लेन में मूव कर रहे होते हैं, तो उसका एक विड्थ होता है 7.5 मीटर, 7 मीटर, और आपके व्हीकल का विड्थ 2.5 मीटर होता है स्टैंडर्ड। तो आप 2.5 मीटर के व्हीकल को 7.5 मीटर के रोड पे आप कहीं भी मूव करा सकते हैं। तो इस वजह से आपको ये डिफिकल्टी आता है, जो रेलवेज में नहीं आता है और हाईवेज में आता है। तो इसको हम लोग इग्नोर करने के लिए, कि ये प्रॉब्लम नहीं आए, उसके लिए हम लोग एक सर्कुलर कर्व प्रोवाइड करेंगे, बट उसके स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों पॉइंट से हम लोग थोड़ा दूर तक हम लोग एक कर्व पाथ को ही फॉलो करेंगे। ये स्ट्रेट रोड नहीं होगा, ये कर्व्ड होगा, और T2 के बाद ये स्ट्रेट हो जाएगा, T1 के पहले ये स्ट्रेट हो जाएगा। तो ये कर्व कहलाता है आपका ट्रांजिशन कर्व। तो ये आपको आता है रोडवेज में, ये रेलवेज में नहीं आता है, क्योंकि आप अलग अलग रेडियस में आप उसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। आप अपने जो आप रेलवे में अगर आप बात करेंगे, तो आपके जो ट्रैक्स होते हैं, जो आपके सारे जो डिस्टेंसेस आप मेंटेन करते हैं, वो आप अगर इस तरह से ट्रांजिशन कर देंगे तो आप नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग उसमें ज़्यादा ट्रांजिशन कर्व पे डील नहीं करते हैं। तो बेसिकली आपका हॉरिजॉन्टल कर्व, ट्रांजिशन कर्व एंड वर्टिकल कर्व, आपका 3 टाइप्स ऑफ कर्व होता है। अब आते हैं कि इन कर्व्स के अंदर क्या क्या टॉपिक्स होते हैं जो आपको इंपॉर्टेंट होते हैं, या आपको सारे जो ज्योमेट्रिक डिजाइन में जो टॉपिक्स आप डील करते हैं, वो सारे आपको इसके अंदर लिखे हुए हैं। जैसे हॉरिजॉन्टल कर्व में आपको क्या क्या टॉपिक्स आते हैं जो आपके ज्योमेट्रिक डिजाइन में इंपॉर्टेंट है, वो है आपको ओवरटर्निंग इफेक्ट, स्किडिंग इफेक्ट, सुपर एलिवेशन, रेडियस ऑफ कर्व एंड एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ कर्व। ये पांचों चीजें आपको जो है ये हॉरिजॉन्टल कर्व के अंदर हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वाले क्लास में जब हम लोग ट्रांजिशन कर्व डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम लोग लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि उसका लेंथ कितना होगा, वो हम लोग कैलकुलेट करना जानेंगे। फिर हम लोग उसमें सुपर एलिवेशन किस तरह से प्रोवाइडेड होता है ट्रांजिशन कर्व में, वो हम लोग जानेंगे। और जो हम लोग लास्ट क्लास में सुपर एलिवेशन डिस्कस किए थे, उस सुपर एलिवेशन को हम लोग किस तरह से प्रोवाइड करते हैं ट्रांजिशन कर्व में भी और सर्कुलर कर्व में भी, ये प्रोवाइड करना भी हम लोग जानेंगे सुपर एलिवेशन वाले टॉपिक में। इसके बाद हम लोग जानेंगे सेटबैक डिस्टेंस क्या होता है। वो सारी चीजें जब डिस्कस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या है। और फिर जब हम लोग वर्टिकल कर्व डिस्कस करेंगे, तो इसमें हम लोग ग्रेडियंट, ग्रेड कंपनसेशन, ये दोनों चीजें आप पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लेंथ ऑफ सबमिट कर्व, जो हमारा हील के टॉप पे जो हमारा कर्व होता है वो हमारा सबमिट कर्व कहलाता है, और जो हमारे हील के बॉटम पे जो कर्व होता है, जो हमारा इस तरह से दो रोड को कनेक्ट करते हैं हम इस तरह से कर्व देके, तो वो कहलाता है हमारा वैली कर्व। तो वो वैली कर्व और सबमिट कर्व, ये दोनों क्या होते हैं, इनका लेंथ किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे वर्टिकल कर्व में। तो अब हॉरिजॉन्टल कर्व की अगर बात करें, तो इसमें आपको सबसे पहला टॉपिक ओवरटर्निंग इफेक्ट क्या होता है। अभी हम लोग सुपर एलिवेशन डिस्कस कर रहे थे, उसमें क्या होता है, सुपर जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो आपको व्हीकल को ओवरटर्न करने में एक रोल प्ले करता है। तो आप उसको रिमूव करने के लिए आप क्या करते हैं, सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। तो आप उसमें कैलकुलेशंस करते हैं कि हम कितना सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करेंगे कि हमारा व्हीकल जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं उस पर एक्ट करेगा ज़्यादा, और आपका व्हीकल जो है वो सर्कुलर पाथ ले लेगा। लेकिन इसके अलावा भी आपको एक तो होता है स्लो स्पीड का आपको
ओवरटर्न जो आप प्रोवाइड करते हैं सुपर एलिवेशन के रूप में। एक होता है कि आपके हाई स्पीड का ओवरटर्न, कि अगर आप हाई स्पीड पे अगर आप एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेंगे तो आपका व्हीकल ओवरटर्न हो जाएगा, तो वो आउटर व्हील्स पे ओवरटर्न होकर के आपको नीचे वैली, अगर आप हिल्स पे जा रहे हैं तो आपको खाई की तरफ चला जाएगा, या अगर आप रोड पे ही जा रहे हैं तो आपको ऑफ रोड हो जाएगा। तो ये आपको होता है ओवरटर्निंग इफेक्ट। अब ये क्या होता है पहले इसको समझते हैं, तो इसको इरेज कर देते हैं, ये हमारे नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है। अब ओवरटर्निंग इफेक्ट, ये आपका व्हीकल है, इसका ये वेट W डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है। अभी हम लोग ये कंसिडर कर रहे हैं कि हम लोग सिर्फ एक स्ट्रेट रोड की बात कर रहे हैं, क्योंकि सुपर एलिवेशन तो एक सॉल्यूशन हुआ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम है आपका ओवरटर्निंग इफेक्ट। अब आपका ये फॉर एग्जांपल ये इस तरह के कर्व पे जा रहा है, अभी सुपर एलिवेशन नहीं प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो अब आपका ये अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा इस पे P, और इसका वेट डाउनवर्ड्स आ रहा है W, ये इसका रिएक्शंस होगा RB और RA। अब ये जो व्हीकल का CG है, इस CG पे आपका सारा लोड जो है CG पे एक्ट करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी CG पे एक्ट करता है। तो ये वाला जो आपका डिस्टेंस है इसको एक नाम दे दीजिए H, जो आपके रोड से जो हाइट होगा, जिस CG पे आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा, तो उसका अगर हम लोग एक मोमेंट कंसीडर करना चाहेंगे तो वो कुछ हाइट तो होगा उसका ग्राउंड से, तो वो हाइट आपका हम लोग H कंसीडर कर रहे हैं। और ये जो डिस्टेंस आपका दो व्हील्स के बीच का, इसको हम लोग B कंसीडर कर रहे हैं। तो जब B कंसीडर कर रहे हैं तो हमारा ये पूरा व्हीकल रोड पे कांटेक्ट पे कहाँ आ रहा है, एक इस वाले सरफेस पे, एक इस वाले सरफेस पे। सिर्फ इस दो जगह से आपको ये व्हीकल रोड से कनेक्टेड है, बाकी आपको सारे जो है हवा में है। तो ये जो सारे जो पोर्शन है इसका ये CG है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूट क्या हो रहा है इन दो पॉइंट्स पे, तभी तो आपको ये RA और RB इक्वल टू W हो जाता था, क्योंकि आपका सारा लोड जो है वो यहाँ का भी लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होकर आपको यहाँ आके व्हीकल से ट्रांसफर हो रहा है रोड पे। तो ये जो B है, तो हम लोग इसको क्या डिस्टेंस मानेंगे, B/2 दोनों साइड में, अगर हम लोग को किसी भी साइड में लेना होगा, क्योंकि CG पे है तो ये सेंटर पे एक्ट करेगा, तो ये B/2 इसका डिस्टेंस हो गया। तो अब अगर हम लोग इस पॉइंट पे, क्योंकि जब हम लोग क्या डील कर रहे हैं, ओवरटर्निंग इफेक्ट, मतलब फुल स्पीड में हम लोग लेफ्ट टर्न ले रहे हैं, तो जब लेफ्ट हम लोग कर्व पे जा रहे हैं तो व्हीकल हमारा इस वाले पॉइंट से ओवरटर्न हो जाएगा, बाहर की तरफ ऑफ रोडिंग चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये वाला पॉइंट हमारा कंसर्न पॉइंट है, कि यहाँ सारा आपको जो मैकेनिज्म है वो यहाँ आने वाला है। तो इस पॉइंट पे अगर हम लोग दो फोर्स हमारे पास P और W, अगर हम लोग दोनों का मोमेंट ले लें तो ये क्या हो जाएगा, P इंटू H, ये वाला मोमेंट, और ये इस पॉइंट पे आएगा तो इसका हाइट है H, और ये वाला जो फोर्स है ये आपको इसके काउंटर में है, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, तो ये जाएगा W से इंटू B/2। तो इसको अगर हम लोग इक्वल करेंगे W इंटू B/2। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आया, इस इक्वेशन से आपको कोई सेंस नहीं बन रहा है, लेकिन अगर आप W को इधर ले आएंगे P/W, तो ये क्या हो जाएगा B/2H। अब P/W से आपको सेंस बन रहा है, क्योंकि ये आपका सेंट्रीफ्यूगल रेशियो है, इसको हम लोग कहते हैं V²/GRB। तो ये क्या हो जाएगा B/2H। ये आपका एक इक्वेशन बन के आ गया, जिसको हम लोग कहते हैं ओवरटर्निंग इक्वेशन। ओवरटर्निंग इक्वेशन मतलब अगर व्हीकल ओवरटर्न हो रहा है, वो कितने फोर्स से ओवरटर्न हो रहा है, तो वो फोर्स आपका P/W होता है। अगर वो निकालना है तो आप B/2H करेंगे, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको ये व्हीकल कितना ओवरटर्न हो रहा है। अब ये B क्या है, जो दो टायर्स के बीच का जो विड्थ है, H क्या है, जो CG से जो व्हीकल का सेंटर से जो हाइट है रोड तक का, आपको V आपको पता था कि स्पीड ऑफ द व्हीकल है, R आपको रेडियस ऑफ कर्व है, G आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब अगर ये कहा जाए कि कितने स्पीड पे व्हीकल ओवरटर्न हो जाएगा, तो उसके लिए आपको कोई एक कर्व होगा जिस पे व्हीकल जिस स्पीड पे जाएगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको कर्व का रेडियस पता होगा, ये इसका वैल्यू आपको पता ही होता है 9.81 होता है। तो आपको ये व्हीकल का आपको विड्थ भी पता है और ये आपको हाइट भी पता है। तो अगर आपको पता है, पूछा जाए कि अगर आपका 500 मीटर रेडियस का एक कर्व है, 500 मीटर रेडियस का है, तो आपको ये सारे वैल्यूज अगर क्वेश्चन में नोन है या प्रैक्टिकली भी अगर आपको नोन है, तो आपको ये तो पता चल जाएगा ना कि ये सारे टर्म्स को जब आप एक तरफ ले आइएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितने की स्पीड पे ये आपको इक्वल हो रहा है, मतलब आपको इतने की स्पीड तक ओवरटर्न नहीं होगा, तो आपको वो लिमिट पता चल जाएगा। तो अगर आपका फॉर एग्जांपल 72 के स्पीड से अगर आपका व्हीकल ओवरटर्न हो जाएगा इसके बाद, तो आप क्या करेंगे कि वहां पे सेफर साइड का एक बोर्ड लगाएंगे 70, या और सेफर लगाएंगे तो 65 का बोर्ड लगाएंगे। इससे क्या होगा, व्हीकल अगर 65 को नहीं भी फॉलो करेगा तो वो 70 को जरूर फॉलो करेगा। जब वो 70 को फॉलो करेगा तो आपको ये ओवरटर्न नहीं होगा, क्योंकि वो 72 उसका सेफ लिमिट था।
तो ये पर्पस होता है हमारा ओवरटर्निंग इफेक्ट जानने का। तो ये वैल्यूज आपको न्यूमेरिकल में नहीं आएंगे 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में, लेकिन ये आपको 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। और दूसरा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि व्हीकल को ओवरटर्न से बचाने के लिए आपको या तो डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लेगा कि आपको क्या फॉर्मूला, तो आपको v²/g तो आपको बता देगा क्वेश्चन में कि सेंट्रीफ्यूगल रेशियो को हम किससे इक्वेट करते हैं, तो b/2h देगा, b/3h देगा या h/2 भी दे देगा, कुछ भी ऑप्शन देगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट अगर पता होगा तो आपको b/2h याद रहेगा, या फिर आप अगर डायरेक्टली वैल्यू याद करना चाहें तो डायरेक्टली वैल्यू भी याद कर सकते हैं। तो ये हुआ आपको ओवरटर्निंग इफेक्ट का। अब इसके बाद आता है आपको स्किडिंग इफेक्ट। अब स्किडिंग इफेक्ट क्या होता है कि आप जब किसी कर्व में आप एंटर करते हैं, जब आप किसी कर्व में मूव करते हैं और आप एक डिजाइन स्पीड पे होते हैं, आप 60 या 80 के स्पीड पे होते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक तो आपके व्हीकल को सर्कुलर पाथ से बाहर ले जाता है, लेकिन उसका एक और टेंडेंसी होता है कि वो आपके व्हीकल को स्किड कराता है। तो ये जो स्किड है ये आपको कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये क्या, तो फिर से हम लोग वही सेम एग्जांपल लें। इस बार हमारा व्हीकल इस तरह कर्व पे जा रहा है, ये हमारा टायर है और ये आपको रोड के कांटेक्ट में है, और इसका हम लोग रिएक्शन लास्ट टाइम डिस्कस किए थे कि ये RA है और ये RB है। तो अब जब हमारा व्हीकल में रिएक्शन है RA और RB, तो कुछ हमारा हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन भी होगा जिसको हम लोग HA और HB बोलेंगे। अब ये HA क्या होता था, ये हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि ये F इंटू RA, मतलब जितना भी आपके यहाँ पे रिएक्शन होगा, आपका जो टोटल वेट होगा उसके हिसाब से ही आपका फ्रिक्शन रेजिस्टेंस होगा। तो आपका जब वेट कम है तो आपका ये टोटल रिएक्शन भी कम होगा, तो कोफिशिएंट तो सेम रहता है, बट इस रिएक्शन के हिसाब से आपका हॉरिजॉन्टल कोफिशिएंट जो रिएक्शन है वो कम हो जाता है। तो अब इधर आपको RB में अगर ज्यादा वेट पड़ रहा है तो इधर आपको F इंटू RB जो वैल्यू होगा वो ज्यादा होगा, मतलब इस वाले टायर में ज्यादा उसको फ्रिक्शन मिलेगा, इस वाले टायर में उसको कम फ्रिक्शन मिलेगा। तो ये जो कंपोनेंट होता है HA और HB, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है P। अब अगर हम लोग x डायरेक्शन में फोर्सेस को इक्वल करें तो P क्या हो जाएगा, HA प्लस HB हो जाएगा। x डायरेक्शन में एक P फोर्स लग रहा है और इस माइनस x डायरेक्शन में आपको HB और HA फोर्स लग रहा है। तो अब आपको HA और HB क्या होता है, FRA प्लस FRB। अगर हम लोग F कॉमन ले लें तो RA प्लस RB। अब RA प्लस RB क्या होता है, वेट ऑफ द व्हीकल, क्योंकि आपको ये W का ही आपको ये दो वेट निकलेगा, इक्वल नहीं भी आएगा तो कुछ अनइक्वल आएगा, बट टोटल वेट तो आपको W ही आएगा। तो अब हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं P इज इक्वल टू F इंटू W। फिर से अगर हम लोग इस तरह से करें कि सेंट्रीफ्यूगल रेशियो एक तरफ कर दें तो ये क्या आ जाएगा F, तो P/W इज इक्वल टू F आपका रेशियो आ रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं V²/GR इज इक्वल टू F। तो ये होता है आपको स्किडिंग रेजिस्टेंस का, स्किडिंग इफेक्ट का फॉर्मूला, कि ये F आपको स्किडिंग रेजिस्टेंस होता है, ये आपको V²/GR होता है। मतलब जब तक आपको V²/GR की ये इक्वल रहेगा व्हीकल आपका स्किड नहीं करेगा, जैसे ही वो इस वैल्यू को एक्सीड कर देगा आपका व्हीकल जो है वो स्किड करेगा। तो ये आपको ये सब सारी चीजें जो है ना ये थियोरेटिकल चीजें, ये आप एग्जैक्टली रोड पे कैलकुलेट करके आप अपने स्किड को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, बट क्योंकि एज ए हाईवे इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि कितने के स्पीड पे ये सारी चीजें हो सकती है। अगर फिर से आपको रेजिस्टेंस बता दिया जाए, आपको बोला जाए कि कितने की स्पीड पे व्हीकल स्किड करेगा, तो आप ये सारी चीजों को जब एक तरफ से जाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके कितने के स्पीड पे व्हीकल स्किड कर सकता है इस पार्टिकुलर आर पे। मतलब अगर आप जो रेडियस ऑफ कर्व प्रोवाइड कर रहे हैं उस पे आपको कितने स्पीड में व्हीकल जो है वो स्किड करेगा और कितने तक में नहीं करेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप हिल्स पे जाते हैं। अगर आप इस तरह के कैलकुलेशन को करके आप सारे रेडियस ऑफ कर्व, अगर आप 100, 200, 500 इन सारे के कैलकुलेशंस को अगर आप करके आपको अगर पार्टिकुलरली आपको IRC से अगर ये वैल्यू पता हो कि कितना हम एक पार्टिकुलर रोड में ले सकते हैं एक्चुअल केस में, तो उससे क्या होगा कि आप ये सारे वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके आप ये चेक कर सकते हैं कि अगर आप 100 मीटर के आप रेडियस वाले कर्व पे जा रहे हैं तो आपको कितना का स्पीड आपके लिए सेफ होगा, वरना वो स्किड करेगा। जब वो स्किड करेगा तो आपका व्हीकल ऑफ रोड जा सकता है। तो हिली रीजन में ऑफ रोडिंग बहुत ही डेंजरस चीज होता है, तो वो अवॉइड करने के लिए इसलिए हिली रीजन पे जो आपके स्पीड ऑफ व्हीकल होता है वो बहुत स्लो होता है। आपका डिजाइन स्पीड भी 25, 30, 40 इस पे ही रहता है और यही आपको प्रेफर करना भी चाहिए। इससे हाइयर स्पीड आपको स्किडिंग हो जाएगा, फिर आपको ओवरटर्निंग हो जाएगा, आपको कर्व पे आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को वो काउंटर नहीं कर पाएगा। ये सारे प्रॉब्लम्स हिली रीजन में ज्यादा होते हैं और प्लेन रीजन पे ये सारे प्रॉब्लम कम होते हैं और डेंजरस एटलीस्ट तो नहीं होते हैं। तो इसलिए इन सारी चीजों को एज ए डिजाइन इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि आपके ये सारे वैल्यूज किस तरह से कैलकुलेट होते हैं।
इसके बाद आता है आपको सुपर एलिवेशन। लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। सुपर एलिवेशन हम लोग कितना प्रोवाइड करते हैं, कैसे प्रोवाइड करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग निकाल चुके हैं। अब आता है रेडियस ऑफ कर्व। अब रेडियस ऑफ कर्व हम लोग लास्ट क्लास में नहीं डिस्कस किए थे, इसी वजह से कि उसको आज इस वाले क्लास में डिस्कस करना था। अब रेडियस ऑफ कर्व हम लोग चाहते तो वहां भी डिस्कस कर लेते, बट आपको पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल कर्व में ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। जब भी आप एक कर्व प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो आपको ओवरटर्निंग इफेक्ट पता होना चाहिए, स्किडिंग इफेक्ट पता होना चाहिए, सुपर एलिवेशन पता होना चाहिए, मिनिमम रेडियस आपको पता होना चाहिए कि वहां पे कितना रिक्वायर्ड है जो आपका व्हीकल किसी डिजाइन स्पीड पे स्मूथली ट्रेवल कर सकेगा, और एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ कर्व जब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या फॉर्मूला डिस्कस किए थे, E प्लस एफ इजकल टू वी स्क्वायर बाई 127 आर। किलोमीटर के केस में अगर हमारा v किलोमीटर पर आवर में है तो ठीक है, अभी उसी पे स्टिक करते हैं। अब इस केस में हम लोगों का r क्या होता था, फिक्स्ड होता था। हम लोग लास्ट क्लास में तो कर रहे थे, उसमें हम लोग बोलते थे कि E हमारा एज पर IRC रहेगा, F एज पर IRC रहेगा, और R आपका फिक्स्ड है, उसको इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। तो डिजाइन स्पीड बताइए कितना होता है। अब अगर हम लोग ये कंसिडर करें कि हम लोगों को डिजाइन स्पीड पता है और फिक्स्ड है वो 100, तो उस केस में आपको कितना रेडियस आपको रिक्वायर्ड होगा जो आप इस वाले स्पीड को स्मूथली आप ट्रेवल कर सकेंगे। तो उसके लिए आपको रेडियस ऑफ कर्व निकालना पड़ेगा। तो आपको बहुत ज्यादा कोई मेहनत करना नहीं है, आपको सिर्फ मैथमेटिक्स लगाना है। वी स्क्वायर बाई 127 इंटू ई प्लस एफ, ये वाला वैल्यू आप जब आर को इधर ले आएंगे और ई प्लस एफ को इधर ले आएंगे तो ये आपको बन जाएगा रेडियस ऑफ कर्व। अब इस रेडियस ऑफ कर्व में दो टाइप्स होते हैं, पहला रूलिंग मिनिमम और दूसरा एब्सोल्यूट मिनिमम। ये दो वर्ड आपको ध्यान में रहने चाहिए। अब रूलिंग मिनिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम क्या होता है, जब हम लोग डिजाइन स्पीड पढ़ रहे थे उसमें आप एक टेबल आपको आया था, उस टेबल में आपको एक रूलिंग स्पीड गिवन था और एक आपको मिनिमम स्पीड गिवन था। डिजाइन स्पीड जब हम लोग पढ़ रहे थे तो एनएच के हिसाब से या स्टेट हाईवे के हिसाब से या मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के हिसाब से आपको अलग अलग कंडीशंस दिए हुए थे कि आपको प्लेन एंड रोलिंग टेरेन में कितना होगा। तो रूलिंग का मतलब हम लोग क्या डिस्कस किए थे, मैक्सिमम, है ना। अगर आपको किसी हाईवेज में अगर 100 मैक्सिमम रहता है और मिनिमम आपका 80 रहता है, तो ये जो मिनिमम है इसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट, और ये जो मैक्सिमम है इसको हम लोग कहते हैं रूलिंग। तो रूलिंग तो आपको पहले से ही पता था क्या होता है, लेकिन एब्सोल्यूट कहते हैं हम लोग जो मिनिमम होता है। तो इसका मतलब है कि अगर आपको क्वेश्चन में ये कह दे कि आपका एक नेशनल हाईवे है और उसके हिसाब से आप बताइए कि आपका मिनिमम रेडियस ऑफ कर्व क्या होगा, तो आपका दो मिनिमम रेडियस ऑफ कर्व होगा। एक कि अगर आप मैक्सिमम स्पीड पे व्हीकल चलेगी तो उसको कितना कर्व का रेडियस रिक्वायर्ड होगा, और एक अगर स्लो स्पीड पे व्हीकल जो आपका मिनिमम स्पीड है उस पर चलेगी तो आपको मिनिमम कितना रिक्वायर्ड होगा। मतलब आप इसके स्पीड के हिसाब से जो रेडियस निकलेगा उससे कम तो आप प्रोवाइड ही नहीं कर सकते हैं, और अगर आपको एक्चुअल कंडीशन में मैक्सिमम कंडीशन में बोला जाए तो कितना रिक्वायर्ड होगा। तो इससे क्या पता चल जाएगा कि अगर आप 80 के हिसाब से निकालना चाहेंगे तो आपको यहाँ v क्या हो जाएगा, 80 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 127, और e प्लस एफ तो आपको पता है कि 0.15 और 0.07, ये दो वैल्यू, e का 0.07 और f का 0.15 होता है। तो अगर आपको इसमें से v बता दिया जाए कि आपका रूलिंग स्पीड के हिसाब से 100 के हिसाब से निकलेगा, तो आप निकाल सकते हैं कि r कितना हो जाएगा। आप 100 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 127 इंटू 0.07 प्लस 0.15 जो कि इक्वल टू 0.22 हो जाता है। तो इससे आप निकालेंगे कि आपका रेडियस कितना रिक्वायर्ड हो रहा है। ये आपका 100 के हिसाब से निकाले तो ये आया आपको रूलिंग मिनिमम। रूलिंग मिनिमम का मतलब क्या है कि रूलिंग स्पीड पे निकालना है और मिनिमम रेडियस ऑफ कर्व, ये इसका मतलब होता है। क्योंकि जब आप 100 के स्पीड पे चल रहे हैं तो आपको मिनिमम रेडियस ऑफ कर्व कितना रिक्वायर्ड होगा। अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर 100 के हिसाब से अगर आपको 360 मीटर रिक्वायर्ड होता है और अगर आप 355 मीटर ही प्रोवाइड कर देंगे तो वो 100 का कर्व का जो स्पीड होगा वो इस रेडियस ऑफ कर्व जो कर्व होगा हॉरिजॉन्टल कर्व उसको आपको नेगोशिएट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको रिक्वायर्ड था 360 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 के लिए रिक्वायर्ड है 360 मिनिमम, इससे आप ज्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं, आप 370 प्रोवाइड कर सकते हैं। मैक्सिमम स्पीड है, रूलिंग स्पीड है, बट उसके लिए आपको मिनिमम रेडियस कितना रिक्वायर्ड है, इसलिए रूलिंग मिनिमम रेडियस ऑफ कर्व होता है। आप अगर इसको कन्वर्ट करके सोचेंगे कि रूलिंग का मतलब मैक्सिमम होता है, तो मैक्सिमम मिनिमम रेडियस ऑफ कर्व क्या होता है, ये सेंस नहीं बन रहा होगा। इसका सेंस यही है कि मैक्सिमम स्पीड के लिए मिनिमम रेडियस कितना प्रोवाइड करना है, जो भी आ रहा होगा वैल्यू उसका अपर लेवल आपको प्रोवाइड करना है। राउंड फिगर में आपका 361 आ रहा है तो आप 365 प्रोवाइड कीजिए, 370 प्रोवाइड कीजिए। अब अगर आपकी व्हीकल कह रहा है क्वेश्चन में कि एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस बताइए, इसका मतलब 80 से कम तो आपका अलाउड नहीं होता है हाईवेज पे, तो आप क्या करेंगे 80 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 127 इंटू 0.22,
जो आपको ई प्लस एफ को हम लोग ऐड कर दिए, तो इसके हिसाब से आपको फॉर एग्जाम्पल निकल के आता है 240 मीटर। इसका मतलब 240 मीटर से कम तो आपको प्रोवाइड होगा ही नहीं, लेकिन अगर आपका व्हीकल 100 के स्पीड पे चला गया तो 360 रिक्वायर्ड होगा। तो आपको 240 से लेके 365 का आपको रेंज मिल जाता है, आपको पता चल जाता है कि आपको कर्व जब आप प्रोवाइड करेंगे तो उसका रेडियस आपका मिनिमम 240 होगा और मैक्सिमम 365 होगा। तो अगर आप 365 ही प्रोवाइड कर देंगे तो आपको ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे। 80 का व्हीकल भी इजिली आपको 365 मीटर रेडियस ऑफ कर्व में प्रोवाइड चला जाएगा और 100 का व्हीकल भी आपको 365 मीटर में चला जाएगा। उससे बियॉन्ड अगर होगा तो वो तो क्योंकि डिजाइन स्पीड से ज्यादा हो जाएगा तो उसको अपने स्पीड को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो ये होता है आपको मिनिमम रेडियस ऑफ कर्व, जो आपको दो टाइप का होता है, एब्सोल्यूट एंड रूलिंग। आई होप आपको ये दोनों चीज समझ में आ गया होगा कि एब्सोल्यूट किस स्पीड से निकालेंगे और रूलिंग किस स्पीड से निकालेंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ भी आपको काम आया डिजाइन स्पीड वाला टेबल। तो अगर आपको डिजाइन स्पीड का ये टेबल नहीं याद होगा और अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ एनएच दे देगा और कहेगा एब्सोल्यूट और रूलिंग दोनों निकालिए, तो आपको ये टेबल से आपको ये वैल्यूज नहीं याद होंगे तो आप एग्जाम में निकालेंगे किस तरह। तो इसलिए आपको ये टेबल के स्पीड के वैल्यूज दोनों तरह के एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव में भी और सेमेस्टर में भी आपको पता होने चाहिए। तो ये हो गया आपको रेडियस ऑफ कर्व का। अब इसके बाद आता है आपको एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ कर्व्स। अब एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ कर्व्स क्या होता है? जब आप हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइड कर रहे होते हैं, अगर आपकी एक व्हीकल इस कर्व में एंटर करती है, अब व्हीकल की टेंडेंसी क्या होती है पहले ये समझिए। व्हीकल आपको इंडिया में आपको ज्यादातर 4 व्हील ड्राइव वाले व्हीकल्स नहीं मिलते हैं, जिसमें मतलब आप अगर आप स्टीयरिंग अपने मूव करते हैं या आपका इंजन जो होता है वो आपके चारों व्हील्स को पावर देता है ट्रेवल करने के लिए, ऐसा बहुत कम व्हीकल्स होते हैं। तो आपको जो मैक्सिमम व्हीकल्स होते हैं वो 2 व्हील ड्राइव होते हैं, जो आप 2WD और 4WD जानते होंगे। तो इंडिया में आपको मैक्सिमम 2WD है। अब 2WD में क्या होता है कि ज्यादातर चांसेस है कि आपको आगे का जो ये पोर्शन होता है, आपको इंजन आगे की तरफ ही होते हैं और आपको आगे के व्हील्स में ही वो टेंडेंसी होता है जो फोर्स जनरेट करता है और वो मूव कराता है। जब वो मूव करता है तो पीछे वाले आपके जो टायर्स होते हैं ये आपके ऑटोमेटिकली उसके साथ साथ आपको मूव करते हैं। तो जब वो किसी कर्व में एंटर करता है इस तरह का व्हीकल, तो इससे क्या होता है कि अगर आप सडनली आप कर्व में एंटर कर रहे हैं, आपका ट्रांजिशन कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे हैं, तो उससे क्या होगा कि दो तरह की चीज होती है। पहला मैकेनिकल, जो आपका व्हीकल का सारा इफेक्ट हुआ। दूसरा होता है साइकोलॉजिकल। पहला है मैकेनिकल और दूसरा है आपका साइकोलॉजिकल। अब मैकेनिकल क्या होता है कि आपके व्हीकल की टेंडेंसी कि आप जब जैसे स्टीयरिंग को आप अपने राइट हैंड कर्व में अगर आप टर्न लेना चाहेंगे तो वो आपको एक इस तरह का पाथ फॉलो करेगा, मतलब आपको सीधा जाएगा, उसके बाद आपको ये मुड़ना चाहेगा अगर आप इस लेन में ही रहेंगे। तो इसका मतलब है कि कुछ डिस्टेंस होता है जो आपका उससे व्हीकल हाईवे, जो आपका रोड का विड्थ होता है, कैरिज वे जिसको आप कहते हैं, वो उससे बाहर आ जाता है। तो ये यहां तक जाने के बाद फिर वो यहां से इस तरह से वापस आता है। ठीक है, तो ये जो इतना एक्स्ट्रा आपके शोल्डर्स पे जो जाता है, तो ये आपका शोल्डर हर टाइप के वेट के व्हीकल को लेने के लिए सफिशिएंट नहीं होता है, वो तो सिर्फ आपका एक बैकअप सिचुएशन होता है शोल्डर्स। तो जब ये सारी व्हीकल्स आपको इस कर्व में एंटर करेंगी और वो इस तरह से साइड में कुछ होंगी, तो ये जो आपका इतना डिस्टेंस है ये आपका हुआ एक्स्ट्रा वाइडनिंग, बट ये अभी हुआ सिर्फ एक साइड का। ठीक है, अब ये होता है फ्रंट व्हील का। जब आप बैक व्हील की बात करते हैं तो ये तो क्योंकि अपने हिसाब से मूव करता है, बट पीछे वाला व्हील क्या होगा, वो तो सिर्फ ये वाला पाथ ही फॉलो करेगा क्योंकि वो इधर स्ट्रेट रोड से आ रहा था। तो स्ट्रेट रोड से आता था, ये इसमें सारे आपको फोर्सेस है क्योंकि 2 व्हील ड्राइव है, सारे एक्शंस इसमें होने हैं, ये तो सिर्फ इसको फॉलो करेगा। तो एग्जैक्टली सेम सर्कुलर पाथ तो फॉलो करता नहीं है ये। तो ये क्या होता है कि कुछ सीधा चला जाता है। तो जब आपका व्हीकल यहां पहुंचता है कहीं, तो ये वाला जो टायर होता है ये आपको इस इनर एज, इसको हम लोग कहते हैं इनर एज और इसको हम लोग कहते हैं आउटर एज। तो ये इनर एज से क्या होता है कि पीछे वाला व्हीकल कुछ बाहर की तरफ आ जाता है, तो कुछ डिस्टेंस आपको यहाँ पे भी अपना बैकअप रखना पड़ता है कि जो आपका बैक वाला व्हील होता है उसके लिए आपको इनर एज में और जो आपका फ्रंट वाला व्हील होता है उसके लिए आउटर एज में। तो ये भी जो आप डिस्टेंस प्रोवाइड करके रखते हैं ये भी कहलाता है आपको एक्स्ट्रा वाइडनिंग। तो एक्चुअली में ये होता है एक्स्ट्रा वाइडनिंग को अगर आप EW से प्रोवाइड अगर आप बताते हैं, या सॉरी एक्स्ट्रा वाइडनिंग का आपका सिंबल होता है W और स्मॉल सफिक्स में E। WE आपको ये WE/2 होगा नीचे और ये WE/3
2 होगा नीचे ऊपर। तो मतलब है कि आपका टोटल होता है एक्स्ट्रा वाइडनिंग, इसको हम लोग सिंबल देते हैं WE का। तो ये जो आपका WE/2 ऊपर होगा, WE/2 नीचे होगा। तो आप जो WE कैलकुलेट करेंगे उन दोनों कंडीशंस में आप कैलकुलेट करेंगे, मैकेनिकल के लिए भी साइकोलॉजिकल के लिए भी। तो मैकेनिकल तो हुआ आपको ये वाला प्रोसेस कि आपका फ्रंट वाला व्हील आउटर एज से चला जाता है बाहर, बैक वाला व्हील इनर एज से चला जाता है बाहर। तो आपको उसके लिए एक एक्स्ट्रा वाइंडिंग प्रोवाइड करना है। तो ये हुआ आपको मैकेनिकल। अब साइकोलॉजिकल क्या होता है कि जब आपके सामने से कोई व्हीकल आ रहा होता है, ये अगर वो आपका सिंगल लेन का, जब इस तरफ से अगर एक व्हीकल आ रहा होगा तो आपका साइकोलॉजी क्या होता है कि आप उसे जितना दूर रहे, अगर आपका व्हीकल बिल्कुल बगल से जाएगा तो आपको एक फियर इफेक्ट आएगा। तो उसको आप काउंटर करने के लिए क्या करते हैं कि जो सामने से व्हीकल आ रहा था आप उसके दूर से ही आप निकलना चाहते हैं। तो उस दूर से निकलने के चक्कर में भी कई बार आपका व्हीकल जो है ये इस तरफ आ जाता है, और सेम आपको इस तरफ वाले व्हीकल के लिए भी लागू होगा। वो भी इधर के व्हीकल को देख करके कुछ इधर वाले पोजीशन में अपने टायर्स को ज्यादा रखना चाहेगा। तो वो ज्यादा रखना जो चाहेगा उससे हो सकता है कि वो ऑफ रोडिंग हो जाए। तो ये इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग ऑफ रोडिंग। जो आपके मेन रोड को छोड़ के साइड में चला गया, ये ऑफ रोडिंग हुआ। तो इसको अवॉइड करने के लिए एक प्रोसेस होता है आपका साइकोलॉजिकल। तो इसका मतलब है कि आप एक मैकेनिकल के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होगा, एक साइकोलॉजिकल का आपके पास एक फॉर्मूला होगा। ये साइकोलॉजिकल के लिए एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, मैकेनिकल के लिए डिराइव करके लंबा चौड़ा फॉर्मूला निकाला जाता है। हम लोग डायरेक्टली से फॉर्मूले की बात करेंगे जो है आपका NL²/2R। ठीक है, ये है आपका मैकेनिकल वाइडनिंग ऑफ कर्व। अगर आपको कहा जाए क्वेश्चन में कि आपको एक कर्व पे मैकेनिकल वाइडनिंग कितना रिक्वायर्ड होगा, तो ये N होता है आपको नंबर ऑफ लेन्स, 1 लेन है या 2 लेन है वो बताना पड़ेगा। L आपको होता है लेंथ ऑफ व्हीकल जो स्टैंडर्ड लेंथ होता है, और आपको 2R, R आपको रेडियस होता है, 2 आपको एक नंबर है। तो इससे आपका निकल जाता है मैकेनिकल वाइडनिंग। फिर आता है आपका साइकोलॉजिकल वाइडनिंग जो होता है V/9.5√R। ये साइकोलॉजिकल आपका जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग होता है ये निकलता है आपके स्पीड ऑफ व्हीकल के हिसाब से, रेडियस के हिसाब से तो ये भी निकलता है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट होता है लेंथ ऑफ द व्हीकल, क्योंकि वो व्हीकल के कंडीशन के हिसाब से प्रोवाइड किया जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट होता है स्पीड ऑफ द व्हीकल कि कितने के स्पीड पे आपको साइकोलॉजिकल कितना डिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा लेफ्ट साइड मूव करने के लिए, वो आपको निकलता है साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। तो अगर हम लोग WE की बात करें तो WE इज टू W मैकेनिकल प्लस W साइकोलॉजिकल, ये होगा। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि WE इज इक्वल टू NL²/2R प्लस V/9.5√R। 9.5 बाहर है और R अंडर रूट के अंदर है। ये आपका फॉर्मूला होता है एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑन कर्व्स का। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है ये, 1 मार्क्स में हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको एक एक्स्ट्रा वाइडनिंग से क्वेश्चन मिलेगा। और सेमेस्टर एग्जाम में इससे रिलेटेड आप थ्योरी के साथ एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको या तो 4 मार्क्स का थ्योरी पूछ ले कि आपको एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व क्या होता है, उसके ऊपर एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दीजिए। तो उसमें आपको बताना पड़ेगा मैकेनिकल वाइडनिंग क्या होता है इस फिगर के साथ, और फिर साइकोलॉजिकल वाइडनिंग क्या होता है वो आपको आपके फॉर्मूला के साथ, कि एक इंपेरिकल फॉर्मूला है, इसमें कोई बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं था, बस उसके आपको वर्डिंग्स लिखने पड़ेंगे कि ये क्यों प्रोवाइड होता है, क्या होता है। तो ये आपको एक 4 मार्क्स का आ सकता है। इसके साथ में हो सकता है कि आपको अटैच कर दे कि अगर आपका रेडियस ऑफ कर्व इतना है और स्पीड ऑफ द व्हीकल इतना है, स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ द व्हीकल इतना है, तो आपको एक्स्ट्रा वाइडनिंग कितना रिक्वायर्ड होगा इस हाईवे पे। तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा वाइडनिंग इस फॉर्मूले में सारी चीजों को पुट करना और निकाल देना है। इससे बियॉन्ड आपको और कुछ नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि ये 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल बन नहीं सकता है इससे, इसलिए 6 मार्क्स का कोई क्वेश्चन इससे आएगा भी नहीं। ये हो सकता है कि अगर आपको थ्योरी से ही आना हो तो ये 3 मार्क्स का एक्स्ट्रा वाइडनिंग और 3 मार्क्स का इस हॉरिजॉन्टल कर्व में से ही कोई एक और टॉपिक को अटैच करके इस तरह से 2 क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो बेसिकली आपको ये टॉपिक पता रहना चाहिए, कितने मार्क्स का आएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये एक अच्छा टॉपिक है, ये हर हाल में पता होना चाहिए। तो ये है आपको हॉरिजॉन्टल कर्व से रिलेटेड आपको सारे टॉपिक्स जो आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट है, और इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा सब चीज़ें डिस्कस कर ही दी हैं जो आपको किसी, अगर आप बीटेक लेवल के हैं, आप डिप्लोमा लेवल के, या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारे टॉपिक्स आपको उस तीनों चीज़ में आपको कवर हो जाएंगे। तो आई होप आपको आज के इस पूरे क्लास में ये सारे इन्फॉर्मेशन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने ट्रांजिशन कर्व के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।